सह प्रायोजक पीरामल फाइनेंस। हम कागज से ज्यादा नियत देखते हैं और अब खाने में आएगा असली स्वाद राजेश मसाले के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार की गारंटी दे दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मोदी की इस गारंटी पर कांग्रेस ने भी मुहर लगा दी है? क्योंकि एक के बाद एक नेता कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह रहे हैं। अब कमलनाथ के भी कांग्रेस छोड़ने की खबरें आ रही हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका डिबेट के सबसे बड़े शो सबका हिसाब होगा। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। डायरेक्ट भारत मंडपम से आज हम डिबेट करने जा रहे हैं। 24 के रण में मोदी अकेले दम पर विपक्ष को चुनौती दे रहे हैं और भारत मंडपम में इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, यहां पर बीजेपी का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन भी चल रहा है। और इस बीच खबर यह आ रही है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता और इंदिरा गांधी के करीबी रहे कमलनाथ कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ वो दिल्ली में मौजूद है और कहा यह जा रहा है कि कभी भी इस बात का औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। अब देखिए, साल की शुरुआत से ही देख लीजिए आप, शुरुआत में मिलिंद देवड़ा चले गए, अशोक चौहान भी इस समय चले गए और अब मध्य प्रदेश का जो मजबूत किला कभी हुआ करता था वो भी बहुत बुरी तरीके से हिला हुआ है। इधर भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। 370 पार की बात कर रहे हैं, मिशन 400 प्लस की बात कर रहे हैं। तो क्या मोदी 3.0 पर मुहर लगती दिख रही है? क्या मोदी की विकराल चुनौती के सामने विपक्ष बिखरता जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे। तमाम बड़े मेहमान हमारे साथ पैनल पर जुड़ेंगे और साथ ही साथ आपको सवाल भी बता दूं। आइए नजर डालते हैं आज के 3 अहम सवाल पर, जिसके इर्द गिर्द आज का बहस होगा, आज की ये डिबेट चलेगी। क्या कांग्रेस में भगदड़ से मोदी के विजय रथ को और रफ्तार मिल गई है, या मोदी के विजय रथ की रफ्तार से कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है? अनुभवी नेताओं के बगैर कांग्रेस की धार कितनी बच जाएगी? जब बड़े और अनुभवी नेता ही नहीं रहेंगे तो कांग्रेस क्या मुकाबले में टिक पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये, कांग्रेस नेताओं को भी क्या अब मोदी गारंटी पर भरोसा हो चुका है? इसी पर बहस, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नीतीश के जाते ही विपक्ष घुटनों पर आ चुका है। मोदी को चुनौती देने का सपना टूट गया है। सबसे ज्यादा जख्मी कांग्रेस हुई है, जिसमें भगदड़ का सिलसिला तेज होता जा रहा है। अब कमलनाथ की बारी है, जो अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ मोदी के मंच पर आसीन होने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी आलाकमान को उन्होंने अपना इस्तीफा भी भेज दिया है। दिल्ली पहुंचते ही कमलनाथ के बयान से इसका इशारा मिल भी रहा था। अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ, इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ, इस तरफ या उस तरफ। सूत्रों पर यकीन करें तो कमलनाथ कांग्रेस छोड़ चुके हैं। इंदिरा और राजीव गांधी के जमाने से वो कांग्रेस के कट्टर सिपाही रहे। मौजूदा समय में भी वो कांग्रेस के दिग्गजों में से गिने जाते थे, लेकिन उनका जाना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। हालांकि मध्य प्रदेश में उनके साथी अब भी मानते हैं कि कमलनाथ कभी कांग्रेस का हाथ नहीं छोड़ेंगे। जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। जो खबरें हैं निराधार हैं। कोई किसी प्रकार की वो भावना कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी सपने में भी आप सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी जा रहे थे, सरकार गिरा रहे थे, तब हमारे जैसे लोग पुलिस के और उनके गुंडों के डंडे खा रहे थे कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगह जगह, वो हमें छोड़ के जा सकते हैं?
कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा सकते हैं? अब जरा उन चेहरों पर गौर फरमाइए जो खाटी कांग्रेसी माने जाते थे, लेकिन वो आज कांग्रेस के साथ नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा, अशोक चौहान, कपिल सिब्बल, रीता बहुगुणा जोशी। तो क्या कांग्रेस के ही दिग्गजों ने मोदी की गारंटी पक्की कर दी है? 400 पार का नारा सच होता दिखाई पड़ रहा है। पूरे जोश से बना इंडिया गठबंधन टूट चुका है। ममता साइड हो चुकी है, नीतीश जा चुके हैं, जयंत चौधरी अलविदा कह चुके हैं, केजरीवाल अलग ही मोड पर रहते हैं। बिखरा हुआ विपक्ष क्या मोदी को चुनौती दे पाएगा? सबका हिसाब होगा में आज चर्चा इसी सियासी उथल पुथल पर। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों को एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। महेश वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा दीपक रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। मणिशंकर पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता एलजेपी। और राहुल लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और प्रेम कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम कुमार जी, मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूँ। क्यों है ये बिखराव? क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी लग रहा है कि मोदी गारंटी ही अब 2024 में, 2029 में, 2034 में? क्यों कोई भरोसा नहीं कर पा रहा है कांग्रेस के नेतृत्व पे? और इतने बड़े बड़े विकेट गिर रहे हैं। और कमलनाथ के नाम की चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा तेज है, उनके बेटे नकुलनाथ के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा तेज है। ये तो वो नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को एक स्तंभ के तौर पर मजबूत किया। देखिए, एक एंगल वो है जो आप प्रश्न के रूप में रख रहे हैं कि कांग्रेस में बिखराव है और लोग टूट रहे हैं। दूसरा एंगल ये है कि कमलनाथ तो स्वयं नेतृत्व हैं। मध्य प्रदेश पूरा उनके नेतृत्व में रहा, मुख्यमंत्री रहा, वो मुख्यमंत्री रहे। तो इसका पहलू ये है कि ये पूरी घटना बिखराव है या कि सदन में एक पार्टी अपनी ताकत के दम पर, जैसे मध्य प्रदेश में 25 में 24 सीट है, एक छिंदवाड़ा में कमलनाथ है, तो कमलनाथ जी को ले लीजिए, 25 में 25 सुनिश्चित कीजिए, तो 543 सीट है, सारे सांसदों को आप ले लीजिए, तो फिर 400 पार क्या 500 पार हो जाएगा। क्या मतलब? लेकिन क्या इस तरीके से ले लीजिए क्या होता है? कोई हाट बाजार थोड़ी लगा हुआ है। ले लीजिए क्या होता है? स्पष्ट कर रहा हूँ। अरे कोई अपनी मर्जी से आ रहा होगा, कोई तानाशाही तो है नहीं, किसी कटपटी में बंदूक रख के तो कोई नहीं ला रहा होगा। सुन लीजिए, उसके आगे वही बात है कि 543 में 543 सांसद को आप अपने में शामिल कर लेंगे तो ऐसा थोड़े कि चुनाव में आपको जनता जिता देगी और 543 सीट हो जाएगी। ये नहीं, एक व्यक्ति की तो डर हो सकता है, लोभ हो सकता है, एक महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन एक पार्टी की क्या महत्वाकांक्षा है कि कमलनाथ जी जिनको सत्ता से गिराने के लिए आपने ऑपरेशन सिंधिया किया और आप उन्हीं कमलनाथ जी को आप अपने में जोड़ रहे हैं। कमलनाथ जी की मजबूरी तो हम समझ सकते हैं, लेकिन बीजेपी की क्या मजबूरी है कि जिसके खिलाफ पूरी पार्टी लगी रही उस व्यक्ति को आप अपनी पार्टी में ले रहे हैं? ये सवाल कमलनाथ और कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी किसी के नेता को कि आपको क्यों चाहिए? कुमार जी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाई, कोई पार्टी किसी पार्टी को छोड़कर फला पार्टी में XYZ किसी पार्टी में जाना चाहता है, इससे आपको दिक्कत क्या? दिक्कत तो वहां हो रही है जहां पर ये लोग लगातार एक के बाद एक छोड़ रहे हैं, एक के बाद एक नेता अलविदा कह रहे हैं। आप उस पर कुछ नहीं बोल रहे। मैं राहुल लाल जी के पास जा रहा हूं। राहुल लाल जी, क्या मजबूरी है कांग्रेस के अंदर बिखराव की? जी बोलिए ना, बोलिए प्रेम कुमार जी। जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बस पहलू दिखा रहा हूं कि एक पहलू ये कि आप कह रहे हैं कि बिखराव है। ठीक है, कांग्रेस के नजरिए से देखें कि ये नेता जा रहे हैं तो क्यों छोड़ के जा रहे हैं, ये नहीं। आप प्रेम कुमार जी 4-5 बातें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप सांसदों को अपने साथ ले आएंगे तो 543 नहीं जीत जाएंगे, तो आप सीटें हासिल नहीं कर लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि भाई क्यों सांसदों को एक एक करके जोड़ा जा रहा है, कांग्रेस के नेताओं को क्यों एक एक करके जोड़ा जा रहा है? आप जो सवाल उठा रहे हैं, मैं राहुल लाल जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद में दीपक रंजन, मणिशंकर पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। राहुल लाल जी, सवाल की इस बात का है, सीधा सा सवाल है इस बात का कि भाई कुछ तो मजबूरियां रही, तो सत्ता हो, सत्ता परिवर्तन हो, राजनीति हो, राजनीतिक भविष्य हो, कुछ भी हो, अगर कांग्रेस पार्टी में ही वहां के नेताओं को भविष्य नहीं दिख रहा है तो लोगों को क्या अपना भविष्य दिखेगा कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो लोग उनको वोट करेंगे 2024 में? विवेक जी, देश की तस्वीर किसी पार्टी के नेता तय नहीं करते। देश की 140 करोड़ जो जनता है
वो जनता तय करती है। तो ये चीज तो देखिए बिल्कुल स्पष्ट रहनी चाहिए। आपको याद होगा, आप तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दरमियान में विवेक जी, आप लंबा समय पश्चिम बंगाल में आप व्यतीत कर रहे थे। आप देख रहे होंगे कि पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा था और तमाम बीजेपी ने बड़े बड़े नेताओं को, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को तोड़ के अपने पक्ष में शामिल कर लिया और 200 पार का नारा दे दिया था। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी वहां 200 पार कर पाई? अरे 75-77 पे गाड़ी रुक गई थी उनकी, 100 पे पास भी नहीं पहुंच पाए थे वो। तो महत्वपूर्ण चीज हमें लग रहा है कि इस समय कांग्रेस का शुद्धिकरण, जो कांग्रेस को जिस शुद्धिकरण को अभियान को चलाना चाहिए, वो प्राकृतिक तौर पे हो रहा है विवेक जी। और कांग्रेस से जो लोग कांग्रेस में, देखिए अगर कांग्रेस के नीतियों से अगर वो विपक्ष में है तो उस समय वो कांग्रेस के साथ जनता की आवाज बनने में अगर उन्हें कोई परेशानी हो रही है तो ऐसे लोगों के कांग्रेस को छोड़ने से कांग्रेस और मजबूत एक बात बताइए, राहुल लाल जी आपने कहा कांग्रेस का शुद्धिकरण हो रहा है, क्या इससे पहले कांग्रेस अशुद्ध हुआ करती थी? मुझे लग रहा है अगर ऐसे अवसरवादी किस्म के लोग अगर थे वहां पे, तो वो वहां से निकले और भारतीय जनता पार्टी उन्हें लेके अगर खुशी मना रही है। देखिए अभी अशोक चौहान का नाम लिया आपने, क्या आगाज घोटाले में माननीय प्रधानमंत्री जी उनके ऊपर मैंने अशोक चौहान का नाम लिया, मैंने मिलिंद देवड़ा का नाम लिया, मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया, मैंने बहुत सारे ऐसे नेताओं के नाम लिए। वही मैं कह रहा हूँ, अभी जस्ट चूंकि वो शामिल हुए तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए महत्वपूर्ण चीज ये है कि राहुल गांधी अब देश की आवाज बन चुके हैं और देश की स्वर बन चुके हैं। वो सोचिए भारत जोड़ो यात्रा को जिस रूप में कर रहे हैं, न्याय यात्रा को जिस रूप में कर रहे हैं, कोई आसान बात नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा प्रथम फेज जिस तरह से कन्याकुमारी से शुरू हुई और 4000 किलोमीटर से आप मुझे ये बताइए, राहुल लाल जी आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, राहुल जी पर नहीं कर पा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पर नहीं कर पा रहे हैं, कांग्रेस नेतृत्व पर नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी लोग कैसे भरोसा करें? देश की 140 करोड़ जनता कैसे भरोसा करेगी? ये भरोसा कैसे पैदा होगा कांग्रेस पार्टी में? विवेक जी वो भरोसा पैदा हो रहा है। आप देखिए राहुल गांधी की यात्रा को देखिए, किस तरह से स्वतः स्फूर्त जनता जो है उनके साथ एकदम उनके साथ कदम ताल कर रही है। तो वो कदम ताल स्पष्ट कर रहा है कि जनता किससे प्यार कर रही है। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की असुरक्षा को दिखाता है। आप तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, लेकिन आपने तो भारतीय जनता पार्टी को ही कांग्रेस से युक्त कर दिया। तो कुछ समय बाद, अभी हमें तो लग रहा है कि कुछ समय बाद भारतीय जनता पार्टी में उनके मूल कैडर के लोग नहीं बचेंगे और तमाम कांग्रेस के ही लोग बचेंगे। तो अच्छी बात है। आप ये कह रहे हैं कि भाई बहुत ही स्वतः स्फूर्त जनता न्याय यात्रा के साथ जुड़ रही है राहुल जी के, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगता है इसका जो रिजल्ट है वो परिलक्षित होना चाहिए 24 के चुनाव के रिजल्ट में। दीपक रंजन जी के पास जा रहा हूं, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, और महेश वर्मा जी अगर हमारे साथ जुड़ गए हो तो प्लीज पीसीआर मुझे कंफर्म कीजिएगा। दीपक रंजन जी, आप हैं ना अभी कांग्रेस पार्टी के साथ? बिल्कुल पूरी तरीके से हम लोग इंडिया ब्लॉक को एकजुट कर रहे हैं। देखिए आज आप जिनके नाम की चर्चा कर रहे हैं, कहने को मैं भी कह सकता था कौन कमलनाथ हो अमरनाथ, लेकिन देखिए ना हमारी पार्टी के ना हमारे नेता ने हमको ऐसे संस्कार दिए। और जिस दिन उन्होंने हमारे पार्टी के आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी को पहचानने से इनकार कर दिया, तो उसीलिए हमारे लिए वो चले गए थे। और मैं बार बार कहना चाहता हूँ, बार बार मैंने कहा है कि अगर कमलनाथ जी ने समाजवादी पार्टी का सहयोग मध्य प्रदेश में लिया होता तो आज ये परिणाम नहीं होते। समाजवादी पार्टी की भी सीटें वहाँ पर होती और समाजवादी पार्टी के सहयोग से वहाँ पर मध्य प्रदेश में जो है आज कांग्रेस पार्टी की सरकार होती। देखिए अब ये जाना ना जाना, जो कांग्रेस पार्टी ने उनको फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचाने का काम किया, उनको कई बार केंद्रीय मंत्री बनाया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनको मध्य प्रदेश का उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बाद भी अगर वो जा रहे हैं तो ये उनका विवेक है और ये स्वतंत्र हैं, जहाँ जाना चाहें वो जाएं। लेकिन मैं नहीं समझता कि उनको जाना चाहिए। आज जब कांग्रेस की इनको ज़रूरत है, कांग्रेस ने सदैव उनके साथ खड़ी रही है, और चाहे इंदिरा गांधी जी का समय रहा हो, चाहे राहुल गांधी जी का समय है, चाहे सोनिया गांधी जी का समय है, समय समय पर कांग्रेस पार्टी ने सदैव उनका साथ दिया है। नहीं दीपक जी, अगर किसी इंसान को अपना भविष्य किसी पार्टी, संस्था, कंपनी या कहीं पर भी सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है तो वो वहां से मूव कर लेता है। रही बात विचारों की लड़ाई की, देखिए तो वैचारिक लड़ाई तभी तक वैचारिक लड़ाई मानी जाती है जब मतभेद जब तक दूर ना हो जाए। जी, अगर कमलनाथ जी को अपना भविष्य नहीं लग रहा है कांग्रेस पार्टी में, तो हो सकता है कि उनको, जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि अगर जो बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में अपना भविष्य नहीं देख पा रहे हैं, वहां जनता कैसे भविष्य देखेगी? देखिए विवेक, मैंने जैसा कि कहा कि अभी आप बात भविष्य की कर रहे हैं ना, मैं
उनका जाना ना जाना ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जहाँ वो जाने के बारे में सोच रहे हैं वहाँ उनका भविष्य अंधकारमय है, या जितने लोग भी गए हैं सभी का भविष्य वहाँ पे अंधकारमय है। जितने लोग भी गए, आज कोई पूछने वाला है उन लोगों को? और आज की तारीख में 100 करोड़ जो जनता है, देवतुल्य जनता हिंदुस्तान की, वो इंडिया ब्लॉक के साथ है, क्योंकि वो बदलाव चाहती है। आप पांचों राज्यों का जो चुनाव हुआ अभी 2023 में, आपने देखा होगा कि हर राज्य में जनता ने बदलाव किया है, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार रही हो कांग्रेस पार्टी की, चाहे राजस्थान की रही हो, चाहे आपकी तेलंगाना की रही हो, या छत्तीसगढ़ की रही हो, या मिजोरम की रही हो। किसी ने सोचा था तेलंगाना की सरकार, लेकिन वहाँ की देवतुल्य जनता ने बदलाव किया। तो अभी भी 2024 में भी हिंदुस्तान की महान जनता बदलाव करने जा रही है। और ये जो आपने भी बहुत से कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेताओं के नाम लिए कि XYZ बहुत से लोग चले गए, तो मैं आपसे यकीन दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इन सभी लोगों का भविष्य अंधकार में 2024 के चुनाव परिणाम जब आएंगे तो इंडिया ब्लॉक के पक्ष में आएंगे। क्योंकि आज की तारीख में आपने देखा होगा किसान किस तरीके से आंदोलन कर रहा है। जी नहीं दीपक जी, क्या आप इतना यकीन दिला सकते हैं कि 24 का चुनाव कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ लड़ने जा रही है? देखिए, इंडिया ब्लॉक बिल्कुल एक साथ दोनों लोग लड़ने जा रहे हैं, और आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की, और जितने भी इधर नॉर्थ इंडिया में आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा या आपने कटने की कोशिश की, तो मैं फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पे, मैं बता रहा हूं आपको। बिल्कुल मुलाकातें होती रहेंगी, लेकिन आप भी इसी चैनल पे रहिए। ठीक है दीपक जी, मैं आपके पास वापस लौटूं। हमारे साथ डॉक्टर विशाल मिश्रा जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनके पास जा रहे हैं। उसके बाद मणिशंकर पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। विशाल मिश्रा जी, क्यों ये भरोसा टूट रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर? क्यों ये भरोसा नहीं जता पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता? एक बड़ा नाम चल रहा है कमलनाथ का, उनके बेटे नकुलनाथ का, और उनके साथ कुछ विधायक हैं जो शिफ्ट हो सकते हैं, ये भी कहा जा रहा है। मैं आपको अभी बता दूं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, और ये भी खबर आ रही है कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ दोनों इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। लेकिन साथ साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां मोदी जी 400 प्लस की गारंटी दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के अंदर भरोसे की कमी विकराल तौर पर बढ़ रही है, विकराल रूप ले रही है। विशाल मिश्रा जी, देखिए विवेक जी, ये तो कांग्रेस को सोचना होगा, आत्ममंथन करना होगा, और आत्ममंथन करना भी चाहिए कि क्यों उनके एक एक करके जो बड़े बड़े नेता हैं वो उनका दामन छोड़ रहे हैं, और वो ज्वाइन करते हैं या नहीं ये तो समय बताएगा। लेकिन एक बात तो मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान समय में विवेक जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आंधी है। इस आंधी में शायद ही कोई बच पाए। तो कहीं ना कहीं ये एक बात तो ये स्पष्ट है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं लोगों का अपना मान है, स्वाभिमान है, आत्मसम्मान है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है उसमें कोई बिछ हो, उसमें कोई विभेद आता हो, या उस प्रकार की संतुष्टि ना हो पा रही हो। हमें जहाँ तक याद आ है तब जो है लोग साथ छोड़ रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद आता है कि कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने देखा था, एक कुछ 21-22-23 लोगों का एक ग्रुप एक आया था, कुछ एक मेमोरेंडम दिया था, कुछ बातें कही गई थी। तो कहीं ना कहीं वो जो अंदरूनी बातें थी लोगों की जो निकल के नहीं आ पा रही थी, भले ही उसको ये कहा गया था कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, जो हमारे यहाँ लोकतंत्र है उसी लोकतंत्र के तहत लोगों ने ये अपनी बातें कही हैं, लेकिन वो लोकतंत्र के तहत कही गई बातें ही नहीं थी, वो लोगों के अपने अंदर की भावनाएं थी जिनका कहीं ना कहीं समाधान नहीं हो पा रहा था। तो उस मेमोरेंडम के तहत, उसके तहत चीजें सामने आई थी। अब ये जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चल रहा है, जो ये सूचनाएं, जैसा सूत्र आप बता रहे हैं कि जो ये न्यूज में आ रहा है कि शायद ज्वाइन करेंगे, तो मैं तो कह रहा हूँ कि हर आदमी आज की डेट में ये देख रहा है कि किस तरीके से प्रचंड भारतीय जनता पार्टी की बहुमत सरकार बनने जा रही है, तीसरी बार भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो फिर मैं वही बात अपनी रिपीट करता हूँ कि ये आंधी है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, शायद ही इसमें कोई बच पाए। और खास तौर से वो लोग जो कहीं ना कहीं इस बात को देख चुके हैं कि किस तरीके से। विशाल जी, आप जिसे आंधी कह रहे हैं और आप जिसे राजनीतिक हालात बता रहे हैं, यहाँ मेरे साथ विपक्ष के जो समाजवादी पार्टी के और राहुल लाल जो प्रेम कुमार जी बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। क्यों एक एक करके सांसद और नेता इस तरफ जा रहे हैं? अजीत पवार चले गए, एनडीए में शामिल हो गए, अशोक चौहान चले गए, एनडीए में शामिल हो गए, ये सब तो बीजेपी के लिए भ्रष्टाचारी हुआ करते थे। और अब कमलनाथ जा रहे हैं, कमलनाथ के ऊपर भी भ्रष्टाचार का एलिगेशन बीजेपी ने इलेक्शंस में लगाया, लेकिन अब खबर आ रहा है कि वो बीजेपी में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि सब दबाव के तहत किया जा रहा है, ये मजबूर किया जा रहा है नेताओं को इस तरफ शिफ्ट होने के लिए। अब वो हमारे मित्र राहुल लाल जी को कोई विशेष जानकारी हो दबाव की तो बात दूसरी है, लेकिन जहां तक ये जो एक आम आदमी जो ये न्यूज देख के, समाचार देख के जो एक आकलन कर पाता है,
वो उसके दिमाग में ये बात आना स्वाभाविक है कि तो मैं तो पूछना चाहता हूँ अपने मित्र राहुल लाल जी से कि मित्र इतने लोग छोड़ के गए, आपके बड़े बड़े मुख्यमंत्री जो कई बार सिटिंग मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो विशाल सब जी, एक एक करके छोड़ के गए, तो आपको आत्ममंथन नहीं करना चाहिए, आपको विशाल जी एक चीज इंट्रोस्पेक्ट बता करना दीजिए। चाहिए ना नहीं, वो तो कि आत्ममंथन आखिर पार्टी वो कौन करेगी। सी कि आखिर विशाल वो जी, को अभी हाँ अभी हाँ अभी लेकिन मध्य लेकिन प्रदेश रही के बात चुनाव हो रहे प्रेशर थे। की, विशाल रही जी, बात अभी मध्य हाँ प्रदेश हाँ के चुनाव हो रहे थे और तमाम आरोप आप लोगों ने कमलनाथ के ऊपर लगाए, तमाम डिबेट में, फिर तमाम राहुल वहां पे लाल जी को पार्टी और लगा विशाल रही जी को थी। स्क्रीन पर लेकर आइए। मैं कह रहा हूं कि तमाम फिर आरोप राहुल अगर लाल जी को और विशाल जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। हाँ, मैं कह रहा हूं कि विशाल जी की वो आरोप क्या गलत थे, तब अब भारतीय जनता पार्टी को फिर माफी मांगनी चाहिए कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान माननीय श्री कमलनाथ जी के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे वो आरोप गलत थे, क्योंकि अब तो वो वॉशिंग मशीन में उनकी धुलाई होनी है और धुलाई होकर वो बीजेपी में पहुंचेंगे, वो आरोप मुक्त हो जाएंगे। तो देखिए, ये जो राजनीति है ना, इसका मतलब है कि 400 सीट क्या भारतीय जनता पार्टी 200 सीटों के आंकड़े को नहीं छू सकती है, इसलिए वो बाध्य है कांग्रेस के नेताओं को अपने यहाँ पे लेने के लिए। ना तो फिर उनकी मजबूरी नहीं होती, उनके पास तो आरएसएस का मजबूत कैडर है, उनके पास खांटी कार्यकर्ताओं को वो स्थान देते हैं। तीनों विधानसभा में अभी जो उत्तर प्रदेश जो उत्तर भारत के चुनाव हुए उसमें यही नारा दिया गया विशाल जी, लेकिन वो देखिए नारे खोखले थे और आपको फिर से कांग्रेस नेताओं के शरण में जाना पड़ रहा है। तो ये जनता अच्छे से समझ गई, हमें लग रहा है कि कांग्रेस की आंधी चल रही है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को लेने का प्रयास हो रहा है। मित्र राहुल लाल जी, ये दिवा स्वप्न देखना स्वाभाविक है और देखना भी चाहिए, सबको भी देखने का अधिकार है, आप भी देख रहे हैं, देखिए ये कांग्रेस की आंधी नहीं है, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की आंधी में देखिए कैसे एक एक करके शाख जो है, पत्ते जो है वो जो है पेड़ से टूट के कहीं और जा रहे हैं। और रही बात आप जो बात कर रहे हैं आरोपों की, तो आप भी जानते हैं कि पॉलिटिक्स इज नथिंग बट इट इज ओनली ए प्रोबेबिलिटी ऑफ परमुटेशन एंड कम्युटेशन, संभावनाओं का जो है क्रमशः और संचय होता है। आरोप की जहां तक आप बात करते हैं वो आरोप अपनी जगह है, आरोप की आप जहां तक बात करते हैं वो आरोप अपनी जगह है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष विचारधारा से प्रभावित होकर किसी विशेष पार्टी के किसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है तो इसमें प्रेशर पॉलिटिक्स कहां से हो सकती है? आप मुझे बताइए, आज आप कह रहे हैं कि 200 नहीं पार कर पाएंगे, आप कौन से दिवा स्वप्न में है मित्र? ये आपकी मजबूरी है, मैं समझता हूं कि आप अपोजिशन में होके बोल रहे हैं, तो आपका बोलना स्वाभाविक है क्योंकि आपको डिफेंड करना है एनी हाउ, लेकिन वास्तविकता तो जो सामने है, ट्रूथ नीड्स नो मिरर, सच प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सच्चाई को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, वो सामने दिख रहा है और आप उसे कह रहे हैं प्रेशर पॉलिटिक्स, प्रेशर पॉलिटिक्स। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जितने आपके बड़े बड़े नेता छोड़कर गए वो सब क्या प्रेशर पॉलिटिक्स में थे? बताएंगे आप कौन सा प्रेशर पॉलिटिक्स था? बताइए, एक सिंगल नाम बताइए। राहुल लाल जी से जवाब लेते हैं। जी राहुल लाल जी। विवेक जी, मैं तो एक ही चीज कहूंगा, अभी जो विशाल जी ने कहा कि भाई कोई हमारे विचारधारा प्रभावित हो जाता है तो फिर आरोपों का क्या, राजनीति में आरोप तो यही लगते रहते हैं। तो अब ये माना जाना चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी तमाम कोई भी आरोप अगर विपक्ष के ऊपर लगाए तो फिर उन आरोपों का कोई विशेष मतलब नहीं है। मैंने ये तो कहा नहीं, आप बातों को गलत, आप मेरे मुंह में अपनी बात डाल रहे हैं राहुल लाल जी, आप मेरे मुंह में अपनी बात डाल रहे हैं। मैंने कहा आरोप, मैंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति, महेंद्रनाथ पांडे जी के पास जा रहा हूं, यदि कोई व्यक्ति विचारधारा से प्रभावित होकर आ रहा है, बहला रहा है और कौन किसको बहला फुसला रहा है, महेंद्रनाथ पांडे जी के पास जा रहा हूं। मैं आ रहा हूं विशाल मिश्रा जी आपके पास। महेंद्रनाथ जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मणिशंकर पांडे जी, हाँ माफ कीजिएगा, मणिशंकर पांडे जी हमारे साथ, उनके पास जा रहा हूं एलजेपी आर से। मणिशंकर पांडे जी, ये जो बात बार बार की जा रही है कि भाई प्रेशर बनाया जा रहा है, प्रेशर पॉलिटिक्स किया जा रहा है और नेताओं को मजबूर किया जा रहा है, और जब नेता बीजेपी में एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो फिर उनके ऊपर चार्जेस के बारे में कोई बात नहीं करता है। मणिशंकर पांडे जी। विवेक जी, मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं अभी अपने भाइयों का विचार सुन रहा था, अपने मित्रों का। मैं बहुत दिन, लंबा दिन, मैं 40 साल तक कांग्रेस में रहा और मैं 5 साल पहले कांग्रेस को छोड़ा था। मैं कांग्रेस में महसूस करता हूं कि कांग्रेस में लोग बड़ा घुटन फील करते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि चाहे कांग्रेस के नेता हों, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, वो सोचते हैं अपने मन में कि हम अपनी बात को अपने नेता तक पहुंचावें और उसके बाद जो शीर्षस्थ नेतृत्व वो बैठ करके फैसला करे। यहाँ सबसे बड़ा अभाव है, सबसे बड़ा अभाव यह है कि नेताओं के बीच में और जो राज्य में काम करते हैं, जिले में काम करते हैं, उसमें नेताओं के बीच में संपर्क का और बातचीत का बहुत बड़ा अभाव है।
मैं जितने साथी प्रवक्ता बैठे हैं, मैं समझता हूं कि हमारी उम्र भी उम्र से ज़्यादा होगी, और कांग्रेस में 40 वर्ष तक मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स से पॉलिटिक्स शुरू किया था। मैं सेवा दल का अध्यक्ष भी था, मैं उपाध्यक्ष भी था, पदों पर रहा, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि लोग घुटन फील करते थे और आज भी घुटन फील कर रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस समय चुनाव का दौर है। आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन बना, और इंडिया गठबंधन में नेगोशिएशन जिस तरह से हो रहा था, उसमें कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, और हर आदमी सोचता था कि ये बैठ करके लोग राय बात करके सीट शेयरिंग करें, गठबंधन के बीच में बात करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कभी भी उस अपने इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग आए हुए थे उनके बीच में सामंजस्य नहीं कर पाए जी। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रेसिडेंट है, और आप खड़गे जी अध्यक्ष हैं, लेकिन खड़गे जी के पास कोई पावर नहीं है। वहाँ पर जो है वो राहुल जी जब तक रहेंगे नहीं तब तक सारे लोग राहुल जी की तरफ देखते हैं। सोनिया जी अब अस्वस्थ हो चुकी हैं। तो इस तरह से लोग इतना घुटन फील करते हैं, चाहे वो नेता हो, राज्य के स्तर के नेता हो, देश के स्तर के नेता हो, जिले के नेता हो, सामान्य एज के नेता हो। एक तो सबसे बड़ी घुटन कांग्रेस में है, और उस घुटन से लोग निजात पाना चाहते हैं। जीत हार अपनी जगह पर। देखिए, सरकार बहुत दिनों तक सत्ता में रही है, कांग्रेस सत्ता में रही है, अपोजिशन में भी जा सकती है, सत्ता में भी आ सकती है, लेकिन उसके लिए एक ऐसा थिंक टैंक होना चाहिए कि हम कैसे अपने दुश्मन से या जो पार्टी देश की बड़ी है उससे हम लड़ सकते हैं। तो इसका इतना बड़ा अभाव है, बातचीत का अभाव है, नीति निर्धारण का अभाव है, और वो लोग नीति निर्धारण करते हैं जो कभी फील्ड में नहीं रहे हैं, जो राज्यसभा में आए पिछले 3-3 टर्म 4 टर्म से राज्यसभा में हैं, वो नीति का निर्धारण करते हैं, और जो फील्ड में काम करते हैं उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। तो इस घुटन से चाहे छोटे नेता हों, चाहे बड़े नेता हों, चाहे बड़े कार्यकर्ता हों, आपने कहा कि आप 40 साल कांग्रेस पार्टी के अंदर है। मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को कोई समझ नहीं सकता और कोई उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मणिशंकर जी बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं आप। मैं जा रहा हूं प्रेम कुमार जी के पास। प्रेम कुमार जी, कितना बड़ा लैक है ये कि एक नेता अगर वो कुछ फैसले के लिए पार्टी आला कमान को सीख करता है तो पार्टी का अध्यक्ष ये बोलेगा कि भाई मेरे अंडर कुछ नहीं है, मैं कोई डिसीजन नहीं दे सकता हूं, आप फलां नेता के पास जाइए। फलां नेता के पास जाएंगे तो फलां नेता अस्वस्थ हैं, फिर आपको कहा जाएगा कि आप फलाने नेता के पास जाइए, तो उनके अगल बगल ऐसे नेता हैं जिनके बगैर वो कोई डिसीजन नहीं लेते। तो ये जो नीति निर्धारण में जो लैक है, जो कमी है, ये मुझे लगता है कि इस विध्वंस का सबसे बड़ा कारण है। विवेक जी, मणिशंकर जी अपने 40 साल के अनुभव से जो बात बता रहे हैं, तो उसमें एक बात मणिशंकर जी से भी प्रश्न उठता है कि जो घुटन आप महसूस कर रहे थे, 40 साल तक घुटन की अवस्था में आप वहां रहने को विवश हुए। ये एक सवाल है कि इतना घुटन था तो 40 साल कैसे रह गए। प्रश्न ये भी है कि कांग्रेस कोई भी पार्टी जब सत्ता से बाहर जाती है तो उनकी ओर सवाल उठते हैं और उठने लगते हैं। ये जो दिक्कत बता रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की दिक्कत है क्या ये दिक्कत दूसरी पार्टियों में नहीं है? हम अभी हाल में कर्नाटक में चुनाव हुआ था, सुनिए, कर्नाटक में चुनाव हुआ था तो कांग्रेस वहां कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तक लोग छोड़ करके बीजेपी से कांग्रेस में चले गए। वो भी वही कह रहे थे कि हमें घुटन महसूस हो रही है। तो ये पूरे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की ये चिंता हो सकती है, एक पार्टी विशेष की चिंता थोड़े है जी। नहीं प्रेम कुमार जी, अगर कोई 40 साल के बाद कहे कि मुझे घुटन लग रही थी तो इसमें कोई बुराई है क्या? मणिशंकर पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद विशाल मिश्रा जी के पास आ रहा हूं। मैं विवेक जी अपने भाई की मैं जवाब इसलिए दे दूं कि हर नेता जब काम करता है तो वो समझता है कि हम अपनी बात को अपने नेता तक पहुंचावें और इसमें जल्दी निर्णय हो। मैं आपको बताऊं कि आपने सारे चैनल पर आप देखते हैं कि बड़े बड़े नेता 6-6 महीना, 3-3 महीना, 5-5 महीना इंतजार करते हैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलने के लिए, अपने राज्य की समस्या बताने के लिए, अपने राज्य के पार्टी के नीति को बताने के लिए, जिससे फाइट करना उसको बताने के लिए। अगर 6-6 महीने तक शीर्ष नेतृत्व से नहीं मिलता है तो राज्य का चाहे मुख्यमंत्री होगा, चाहे राज्य का कोई नेता होगा, चाहे देश का कोई नेता होगा, वो सोचेगा कि पार्टी तो काम करने के लिए तैयार ही नहीं है, इसका नेतृत्व जो है दिग्भ्रमित है। और दिग्भ्रमित का सबसे बड़ा उदाहरण मैं इसलिए देना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन,
मात्र अपने दिशाहीनता के कारण, कोऑर्डिनेशन के कारण, ये सारे चीज़ों के कारण आज वो बिखर गया और बिखरने से सारे लोगों के मन में एक निराशा हुई है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, कल राहुल गांधी का वहाँ दौड़ा था, मेरे एरिया से निकल के गए थे। और कमियों पर बात करने में भी कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है प्रेम कुमार जी से आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है राहुल लाल को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। जब आप कमियों पर काम नहीं करेंगे तो अपने आप को निखारेंगे कैसे? चाहे वो पार्टी हो, संस्था हो, कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो सकता है। इसके पीछे तो पड़े। विवेक जी, मैं तो मणिशंकर जी से एक ही सवाल पूछूंगा। विवेक जी, मैं अपनी बात मैं आ रहा हूँ आपके पास, हमारी बात पूरी कर लें। एक सेकंड लूंगा मैं अपनी बात 1 मिनट लूंगा, 1 सेकंड लूंगा। मैं गोदौलिया पर कल राहुल गांधी देश के इस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और गोदौलिया जैसी जगह पर इस यात्रा में उनकी बैठक हो रही है जहां 10,000 आदमी से ही घूमते रहते हैं। बेनिया बाग में उनकी बैठक होती थी। मैं वहां के जिला कांग्रेस कमेटी में बहुत पहले अध्यक्ष था। मेरे नेतृत्व में 3-3 लाख की 2-2 लाख की वहाँ बैठक हुई है। आज राहुल गांधी वहाँ 5,000 आदमी की मीटिंग एड्रेस कर रहे हैं। किस बात की यात्रा है ये? किस बात की यात्रा में राहुल गांधी घूम रहे हैं? उनको दिल्ली में बैठ करके इस समय पार्टी के सीट शेयरिंग में जितने भी लोग उनके साथी थे सबके साथ बैठ करके फैसला करना चाहिए। और ये न्याय यात्रा में घूम के अनावश्यक मोदी जी पर अटैक करना, झूठ बोलना, अनावश्यक अटैक करना, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो नेतृत्व नेता है जो पार्टी छोड़ रहे हैं उन्होंने समझ गया कि पार्टी का जो सशक्त नेतृत्व है उसमें समझदारी नहीं है और वो मोदी जी से नहीं लड़ सकता। मैं विशाल मिश्रा जी के पास जा रहा हूँ, उसके बाद आ रहा हूँ। राहुल लाल आ रहा हूँ, वेट कीजिएगा। राहुल लाल जी वेट कीजिएगा। विशाल मिश्रा जी, भाई कोई सच भी कह दे तो बुरा लग जाता है, क्या जमाना आ गया? देखिए विवेक जी, यही बात तो मैंने आपसे कही थी अपने जो है ओपनिंग रिमार्क में कि आज कांग्रेस को, पार्टी को अपने अंतःकरण में जाकर देखने की जरूरत है कि आखिर कुछ तो बात होगी। या तो जैसा कि मणिशंकर जी बता रहे हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व है और जो बॉटम पे लोग हैं या जो मिडिल में लोग हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं एक संचार, कम्युनिकेशन का अभाव है ताकि लोग अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहे। लेकिन इससे भी बड़ी बात, एक बात जो मैं कहना चाहूंगा कि आज की डेट में, वर्तमान में यदि देखा जाए तो कांग्रेस के पास ना नीति है और ना उस नीति को उसको एग्जीक्यूट करने की कोई पॉलिसी है। तो इसलिए जो बाकी लोग हैं उनको ये लग रहा है कि ना, हम जो बाकी हमारा समय है वो ऐसे बैठ के अनर्गल बेस्ट करने के बजाय कहीं ना कहीं राष्ट्रीय विचारधारा की, मतलब राष्ट्र हित में काम करने के लिए जो है पार्टी से जुड़ा जाए तो लोग जुड़ रहे हैं। और राहुल लाल जी कह रहे थे प्रेशर पॉलिटिक्स। तो मैं एक लाइन कहूंगा राहुल लाल जी को कि भारतीय जनता पार्टी को इल्जाम देने से क्या फायदा, अपने अंदर के दामन से खुद पूछ लो, पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत। विशाल जी देखिए, आपने बड़ा ठीक है विशाल जी, आपके पास वापस लौट रहा हूँ। राहुल लाल जी से इसका जवाब लूंगा। दीपक रंजन जी के पास जा रहा हूँ, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। दीपक रंजन जी, ऐसे 2024 में मुकाबला करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो बात मणिशंकर पांडे कर रहे हैं, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो जो बात बाकी के लोग कह रहे हैं, विशाल मिश्रा कह रहे हैं, ऐसे में तो 24 का ये गठबंधन कितने नेताओं के साथ बचेगा? अभी 2 महीने का वक्त है चुनाव में। ये बड़ा मुश्किल फैसला हो जाएगा कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए विवेक जी, अभी मैं आदरणीय विशाल मिश्रा जी की बात पे मैं आना चाहता हूँ। अभी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी की आंधी सिर्फ और सिर्फ डिबेट में चल रही है, बट ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। अगर उनकी आंधी की हवा निकालनी है तो आप जाइए किसानों के बीच में, नौजवानों के बीच में, बेरोजगारों के बीच में, जो महंगाई की मार झेल रहे हैं उनके बीच में जाइए। देखिए विवेक जी, आज की तारीख में जनता ने मन बना लिया। इनके 10 साल के इनके जो इन्होंने कार्य किए उसका आकलन करके जो जनता वोट डालने जा रही है। काम इन्होंने कुछ किया नहीं। आज इनसे जनता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई पर बात करना चाहती है। इन्होंने स्वास्थ्य की दिशा में कुछ किया। देश के प्रधानमंत्री जी इतने झूठे हैं कि उन्होंने दरभंगा का एम्स बता दिया। एक भरी सभा में उन्होंने बता दिया कि दरभंगा का एम्स जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है, जबकि हकीकत तो ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहां पर अभी तक जमीन अधिकृत नहीं की गई। तो इस तरीके से आप लोग आंधी चलाने का काम करते हैं। इनकी आंधी की हवा सारी निकल जाएगी जब आप ग्राउंड रियलिटी के बारे में, जमीनी हकीकत के बारे में जानेंगे। और अभी हमारे जो है एलजेपी के आदरणीय प्रवक्ता जी एक पार्टी के बारे में बता रहे थे, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पावर के बारे में बता रहे थे। अरे मैं इनसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पावर के बारे में बता दीजिए। एक वार्ड का सभासद का टिकट देने की हैसियत नहीं है उनकी। बिना पूछे एक वार्ड के सभासद का टिकट नहीं दे सकते वो। उनको सिर्फ वेलकम करने के लिए रखा गया है, माला पहनाने के लिए रखा गया है। अगर वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बीच में आ जाए, अगर वो आदरणीय प्रधानमंत्री के बीच में कहीं फोटो उनकी छुप रही हो प्रधानमंत्री जी की, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनके सिक्योरिटी वालों को किनारे करने का काम करते हैं।
तो ये उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हैसियत, ये उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बल और उनकी पावर। नहीं दीपक अरे जी, तो आदरणीय मणिशंकर दीपक जी एक उस पर भी राजनीतिक प्रकाश पार्टी का डालने का फैसला काम कहाँ करें। होता है? दीपक जी, मैं आपके सवालों का जवाब जी। मणिशंकर पांडे जी से भी ले लूंगा, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी के किए गए कार्यों का फैसला जनता की अदालत में होता है। उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट जनता हुई, की अदालत में विवेक जी, हम जनता की अदालत मध्य प्रदेश में रिपीट अरे हुई, सरकार तो कई राजस्थान बार- छत्तीसगढ़ में सरकार बन विवेक गई। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ विवेक- किसान नहीं रहते अरे हैं, विवेक यहाँ जी, युवा तो नहीं रहते हैं, अब यहाँ महिलाएं नहीं हैं। अरे जी। तो रिपीट, अरे तो किसान जो है, किसान उग्र किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनका कौन सुनने वाला है? इतने किसानों की शहादत हो गई, कौन सुनने वाला है उनकी? आप बताइए, है कोई सुनने वाला? ये वही इसके किसान पहले है जो जो किसान धरती का आंदोलन सीना हुआ चीर था, उसके बाद करके कितने अनाज स्टेट्स में उगाते हो, इलेक्शन मैं हुए, भी खाता हूँ, वहाँ आप भी के खाते हैं, रिजल्ट्स क्या मोदी रहे? जी भी खाते हैं, और वो अमित शाह जी भी खाते हैं, और यह पैनल में बैठे सारे लोग खाते हैं। कौन है उनकी सुनने वाला? आप बताइए, है कोई सुनने वाला उनकी? महंगाई आज कहां से कहां पहुंच गई, बेरोजगार आज और बेरोजगार होता चला गया। किस बात की गारंटी है आदरणीय मैं प्रधानमंत्री आपसे ये जी? कह रहा हूँ, 2014 में राजनीतिक पार्टी के किए गए कामों का फैसला कहाँ होता है? एक मैं मणिशंकर पांडे जी के पास जा रहा हूँ, मैं मणिशंकर पांडे जी के पास जा रहा हूँ अपने अरे सवाल भाई, को लेकर। 2024 लेकिन में एक होगा राजनीतिक फैसला पार्टी कि हम अब बैठ अगर के उसके डिबेट ऊपर में एलिगेशन फैसला है, विपक्ष जो एलिगेशन लगा रहा है, विपक्ष की बात पर अगर जो लोग विश्वास सरकारें कर रहे बटन हैं तो दबाने से विपक्ष को आती वोट हैं, मिलेगा, विवेक जी, विपक्ष की वो सरकार सरकारें बनेगी। बटन दबाने से जाती भी हैं, और 2024 में हिंदुस्तान की महान जनता ने मैं इनके वही खिलाफ कह रहा बटन दबाने का हूँ, मन तो बना बटन लिया है। दबाने वाले लोग तो बीजेपी पे बिलीव कर रहे हैं। तो दीपक जी, बटन दबाने वाले लोग अरे तो बीजेपी आप पे डिबेट बिलीव में कर बैठ रहे के हैं, सरकारें उनकी बनवा रहे हैं। डिबेट- आप कह रहे हैं डिबेट में बैठ के थोड़ा बटन दब आप जाएगा। ये कह रहे हैं कि डिबेट में भाई डिबेट में बैठ के बटन थोड़ा ना दब जाएगा। अरे डिबेट में बैठ के बटन दब जाएगा क्या? मध्य उसका एक प्रदेश में समय डिबेट में होता है बैठ के जब बटन नहीं दबा था, समय आएगा। छत्तीसगढ़ में डिबेट तो में बैठ के बटन नहीं 2024 दबा था, राजस्थान में नहीं दबा था डिबेट में बैठकर, उत्तर प्रदेश में नहीं दबा था बैठकर, तेलंगाना में नहीं दबा था, कर्नाटक में नहीं दबा था। तेलंगाना और कर्नाटक में सरकार बनी कांग्रेस की, लोगों ने कांग्रेस की बात पर भरोसा किया। आप तो आप अरे 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, 2000 अरे पूरी बात तो आने दीजिए डिबेट मेरी। करने के लिए आए ना हम 2014 में सब, तो डिबेट ही प्रधानमंत्री करेंगे देश ना के सर। प्रधानमंत्री बने। अरे मेरे भाई आप तो एकदम जी। बायस होकर डिबेट करो। 2015 में क्यों नहीं सरकार बना ली थी बीजेपी ने मध्य प्रदेश में? 2014 में तो प्रचंड बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हो गए थे। राजस्थान में क्यों नहीं सरकार बना ली थी? छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं सरकार बना ली थी? प्रचंड बहुमत की सरकारें थी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। कैसे इनकी सरकारें चली गई? और छत्तीसगढ़ में अरे सर बन गई ना। अरे तो बन गई तो हटेगी भी। अरे मैं तो तो बन कह गई रहा तो हूँ हटेगी भी। कर्नाटक और तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार बनी। अभी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बीजेपी की बिल्कुल बनी। सरकार बनी। मेरी बात आप समझ नहीं रहे दीपक। मैं ये कहना चाह रहा हूँ दीपक हिमाचल रंजन में भी जी, कांग्रेस। अरे मेरे मेरी भाई बात सुनिए, आप सुनने मेरी को बात तैयार नहीं ना, सुनिए। दिक्कत तो ये है आप एक्चुअली मेरी बायस बात होकर के सुनिए, आप थोड़ा- बायस होकर डिबेट थोड़ा कर रहे peace हैं। of mind मैं रखिए। अनबायस होकर के आपसे मैं आपको चाहता ये हूं कह रहा हूँ। आप अनबायस होकर के बोलिए मैं दीपक जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ बोलिए। कि जहाँ विपक्ष की बात पर लोगों को, जनता को भरोसा होता है, वहाँ विपक्ष को वोट मिलते हैं। तेलंगाना में मिले, कर्नाटक में मिले, वहाँ कांग्रेस की सरकार बनी। मैं तो वो कह ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ जनता की अदालत में किसी राजनीतिक पार्टी के भविष्य का, उसके किए गए कामों का फैसला होता है। सिंपल सी बात है, लोकतंत्र का एक लाइन का फॉर्मूला है। मैं मणिशंकर पांडे जी के पास जा रहा हूँ, आ रहा हूँ दीपक जी, आ रहा हूँ मैं। अब मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक मिनट मेरा जवाब आ जाए दीजिए, फिर आप मनीषा के बोलिए बोलिए बोलिए। किससे? मुझसे बोल रहे हैं आप विवेक जी? मुझसे बोल रहे हैं आप? हाँ, आप ही से बोल रहा हूँ। आप बोल ले, अपनी लाइन पूरी कर लीजिए, बोलिए। देखिए मैं विवेक जी, मैं ये कह रहा था, सारी बातें सही है, लेकिन आज की तारीख में जनता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में हिंदुस्तान की महान जनता को जो गारंटी दी थी कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की, किसानों की आय दुगनी करने की, MSP की गारंटी की बात की थी, आज वो सब गारंटियां कहाँ है? आप बताइए कहाँ है आज वो सब? कहाँ है 2 करोड़ नौकरी? 50 दिन में फैसला हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ दीपक भाई। अरे तो मैं भी तो आपके पूर्व सहयोगी आरएलडी के रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए। विवेक भाई, मैं आरएलडी तो समाजवादी पार्टी की गारंटी पर भरोसा नहीं कर पाई। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपकी गारंटी पर तो आपके दोस्त भरोसा नहीं कर पाए। गारंटी नहीं, गारंटी तो देश के प्रधानमंत्री जी सबको दे रहे हैं, और देखिए कितने गारंटी में अपने वो खरे उतरेंगे, ये तो देश की महान जनता जानती है। जी, रोहित जी हमारे साथ जुड़ गए। रोहित जी, क्या आपको समाजवादी पार्टी की गारंटी पर भरोसा नहीं था? और अब बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही, कहा जा रहा है कमलनाथ के बेटे भी साथ आ सकते हैं बीजेपी के। देखिए समाजवादी पार्टी अपने घर की कलह से ही नहीं निपट पा रही है।
देखिए, जिस तरीके से पीडीए का नारा देते हैं, परंतु स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या कहा, ये हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। जिस तरीके से पीडीए का नारा देते हैं, पल्लवी पटेल जी इनसे अलग होने को तैयार हो गई, और आज न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ पल्लवी पटेल जी दिखाई पड़ी। तो एक बार समाजवादी पार्टी से पूछे कि भाई राहुल गांधी जी के साथ भी आपका गठबंधन है कि नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले तो पल्लवी पटेल जी ने अखिलेश यादव जी के ऊपर आरोप लगाए। मैंने पूछ लिया, मैंने बोला आप तो नहीं, मैंने पूछ लिया दीपक जी से, मैंने सबसे पहला सवाल उनसे ही पूछा कि आप हैं अभी तक कि आप भी निकल लिए? तो कह रहे नहीं, इंडिया ब्लॉक के साथ हम हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। नहीं, और इंडिया ब्लॉक कहाँ है पहले तो इनसे ये पूछिए, क्योंकि इंडिया ब्लॉक की जो नींव का पत्थर थे वो नीतीश कुमार जी थे। नीतीश कुमार जी ने पूरे देश में घूम के एक माहौल बनाने का काम किया इंडिया ब्लॉक के पक्ष में। और जब इंडिया ब्लॉक ही खत्म हो, मतलब जब नीतीश कुमार जी चले गए तो नींव का पत्थर चला गया, तो बिल्डिंग कहाँ बची? एमएसपी की गारंटी दे दी, क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? एमएसपी की गारंटी, क्या गन्ना मूल्यों का भुगतान हो गया? तरीके से दीपक भाई, राष्ट्रीय लोकदल को किसानों के तो मुद्दे आप उसके बाद हम एक बार ऑफिशियली एनडीए में शामिल हो जाएंगे। चौधरी जी बॉर्डर पे क्यों नहीं जा रहे हैं? चौधरी जी बॉर्डर पे कब जाएंगे? चौधरी जी बॉर्डर पे कब जाएंगे? तो किसान आंदोलन रहते, किसानों की इतनी साथ चली गई, ये कब जाएंगे? ये कब जाएंगे? अरे जैन चौधरी जी कब जाएंगे? चवन्नी अरे सुनिए, अरे रोहित जी सुन लो, अरे सुनने की भी बुद्ध रखो रोहित जी। मैं नहीं समझता कि जैन चौधरी जी चवन्नी है, वो नहीं पलटेंगे। जैन चौधरी जी नहीं पलटेंगे, वो चवन्नी थोड़ी ना है कि पलट जाएंगे। जैन जी चवन्नी थोड़ी ना है कि पलट जाएंगे। रोहित जी जैन जी चवन्नी नहीं है कि पलट जाएंगे। मैं नहीं समझता कि जैन जी चवन्नी है। जैन जी चवन्नी नहीं है कि पलट जाएंगे। अच्छा ये बताओ, जैन जी चवन्नी है? जैन जी चवन्नी है? अच्छा ये बताओ रोहित जी, जैन जी चवन्नी है? समाजवादी अरे ये तो जैन जी ने कहा था, ये तो जैन जी ने कहा था। जैन जी चवन्नी और रोहित भाई, दीपक जी और रोहित भाई, आप दोनों से विनम्र निवेदन ये है आप इस पर जवाब नहीं दे पा रहे हो। मैं तो समझता हूँ कि जैन जी नहीं, जिस भाषा में दीपक जी और रोहित भाई, आप दोनों से विनम्र निवेदन ये है कि भाषाई मर्यादा का ख्याल रखें, और ये डिबेट घर घर में देखा जाता है, तो प्लीज ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो मर्यादित हो। जी मैं तो बार-बार कह रहा हूं कि जैन चौधरी जी कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि वो चवन्नी नहीं है। उन्होंने खुद कहा था वो नहीं पलटेंगे। मैं बार-बार कह रहा हूँ वो कतई नहीं पलटेंगे। और जब तक किसानों को मुआवजा, किसानों की करा देंगे, वो बिल्कुल नहीं जाएंगे एनडीए में। वो बिल्कुल नहीं जाएंगे एनडीए में जब तक किसानों को उनका हक नहीं दिला देंगे। जब को किसान, अरे क्यों ना लो, आप नहीं लोगे तो हम तो ले ही रहे हैं। ठीक है, मणिशंकर पांडे जी कुछ कहना चाह रहा हूँ मैं, रोहित जी आपके पास। आपने समझौता कर लिया, हमने थोड़ी ना। मणिशंकर पांडे जी के पास आ रहा हूँ। हम तो फिलहाल जैन जी, ठीक है, समझौता कौन कर रहा है? ठीक है, मणिशंकर पांडे जी के पास जा रहा हूँ। दीपक जी एक सेकंड, रोहित जी एक सेकंड। मणिशंकर पांडे जी समझौता कौन कर रहा है? मैं मणिशंकर पांडे जी को लेकर आई। मणिशंकर पांडे जी समझौता कौन कर रहा है? विवेक जी, वो चवन्नी नहीं है। विवेक जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो प्रवक्ता भाई आपस में एक दूसरे पर से शब्दों का यूज कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। सवाल ये है कि आज जो ये डिबेट का विषय है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है, और एक लोकतंत्र में देश की जो बड़ी पार्टी है उसके बड़े बड़े नेता का पार्टी छोड़ना, ये एक मतलब उचित नहीं है। लग रहा है कि कहीं न कहीं कोई इसके पीछे कोई निराशा है, और कहीं न कहीं उनके मन में कोई ऐसी बातें हैं जिससे कि वो निराश होकर के, चाहे नेतृत्व के प्रति, चाहे उनके कार्यशैली के प्रति, नीति निर्धारण के प्रति, वो जवाब भारतीय जनता पार्टी का, माननीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का नहीं रह पा रहे हैं, उनकी निराशा है। ये बात आज डिबेट का मुख्य विषय है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ हमारे जितने प्रवक्ता साथी यहाँ पे हैं कि अब आप ये बताइए कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी देश की थी इस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी थी, जो दक्षिण से उत्तर भारत में, उसका आज भी थोड़ा बहुत कम बेसी जो भी है जनाधार है, और सब रीजनल पार्टियां जो उनके साथ जुड़ करके काम करना था। अगर ये फेल हुआ है तो इसकी जिम्मेवारी अलायंस पार्टी को देंगे कि कांग्रेस पार्टी को देंगे? अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रह करके उस जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर पाई तो क्या वो प्रधानमंत्री मोदी जी से या भारतीय जनता पार्टी से उनके नीतियों का जवाब दे सकती है? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। मेरा कहना सिर्फ यह है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, मैं मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं आपको समझता हूँ, आप जो बोलेंगे मैं जानता हूँ, मैं आपको खूब जानता हूँ, सुन लीजिए मेरी बात को।
दीजिए। मैं कांग्रेस पार्टी, सुनिए, सुन लीजिए मेरी बात को, सुन लीजिए मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। राहुल लाल जी सुन लीजिए, राहुल लाल जी सुन लीजिए, चंदौली से राहुल लाल जी कोई बात नहीं, सुन लीजिए, और सुन लीजिए। 10,000 अरे आदमी, बुजुर्ग है, 10,000 सम्मान आदमी, कीजिए, आपसे सीनियर है। 10,000 आदमी राहुल, 10,000 आदमी, सुन लीजिए 10,000 आदमी 3 जिला क्रॉस करने के बाद भी यात्रा में कांग्रेस के नहीं जुटे हैं। ये निराशा का विषय नहीं है क्या? आप मोदी जी से ठीक है, राहुल लाल जी से जवाब लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने जा रहे जी, हैं। 5,000 लोग जुटा नहीं पा रहे हैं गोदौलिया चौराहे पर। 5,000 लोग राहुल लाल जी जुटा नहीं पा रहे गोदौलिया चौराहे पर और कह रहे हैं मोदी जी से मुकाबला करेंगे। मणिशंकर पांडे जी का सीधा सवाल है आपसे, और अगर कांग्रेस को उसके अलायंस छोड़ रहे हैं तो इसमें अलायंस की गलती है या फिर कांग्रेस की गलती है? सीधा सवाल राहुल लाल जी। सबसे पहले तो उनके साथ जन समर्थन अपार है। इनके देखिए, ये अपने चश्मे से देख रहे हैं, नहीं दिख रहा है। मैं तो अभी इन्होंने फर्स्ट क्रम में मणिशंकर जी ने एक सवाल उठाया था कि भाई कांग्रेस सीटों का बंटवारा नहीं कर पा रही। मैं मणिशंकर जी से पूछता हूं कि आखिर एनडीए के भीतर क्या यह तय हो गया कि लोजपा में पारस समूह को कितना टिकट मिलेगा पास, और जो है कि उसमें चिराग जी को कितना सीटें मिलने जा रही है? दोनों समूहों को मिला के जो एलजेपी के दोनों समूह है उसमें चाचा भतीजे को कितने सीटें मिलने जा रही है? क्या ये तय हो गया? ये तो तय वहां पे नहीं हुआ है। राहुल लाल जी मेरे आप मेरी बात सुन लीजिए ना। मैं लोक जनशक्ति पार्टी का मामला 10 सीट के अंदर है या 6 सीट 8 सीट के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी 400 सीट का टिकट तय कर चुकी है हिंदुस्तान में। आज अभी तक 100 टिकट भी नहीं बांट पाए हिंदुस्तान में, बैठ भी नहीं पाए हैं, मीटिंग भी नहीं कर पाए हैं। आज अपने अलाई पार्टी के बीच में बैठक नहीं हो पाई है। आप चुनौती देने के लायक नहीं रह गए हैं। आप डिबेट पर झगड़ा कर सकते हैं, आप अनर्गल बात कर सकते हैं, लेकिन आप अपने कार्यशैली पर तो चिंतन करिए। देश की जनता चाहती है कि आप मजबूत रहिए। 2024 का मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी आपका शुक्रिया, मणिशंकर जी आपका शुक्रिया, प्रेम कुमार जी आपका शुक्रिया और राहुल लाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 का मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी कह रही है कि मुकाबला 400 वर्सेस 40 का होगा, तो वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी को 200 से नीचे रोक देंगे। लेकिन क्या देश मोदी की गारंटी पर भरोसा कर रहा है? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और मोदी के फेवर में कितनी सीटें इस बार आती हैं, क्या प्रधानमंत्री का मिशन 370 पूरा हो पाता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हमारे विजेताओं के नाम। As guardians of India's skies, we keep you safe.